जी, ठीक है आपको चलिए। एक अद्भुत बात बता देते हैं। बिल्कुल आप बताइए। कल हमने ये एक नई बात सीखी जो मुझे नहीं मालूम था हम्म। कि समुद्र में एक ऐसा जीव होता है हम्म। जिसको बैरल स्पॉन्ज कहते हैं। बैरल हम्म। स्पॉन्ज, वो लगभग 6 फुट उसका गोलाकार होता है, 6 फुट चौड़ा डायमीटर, और 8 फुट ऊंचा होता है। हम्म। और वो अद्भुत जीव इसलिए है कि उसका काम क्या है। वो आसपास का पानी जो है वो साफ करता है। स्पंज से होके इधर से पानी गुजरेगा तो स्पंज का पानी का सारा कूड़ा गंदगी वो सोख लेगा और उधर से साफ पानी आएगा। इधर से पानी उधर साफ जाएगा, इधर से उधर, मतलब पानी की सफाई करता है ओके। ताकि अन्य जीव जंतु स्वच्छ पानी का इस्तेमाल करें। अच्छा। है ना। तो औरों की हम्म। भलाई के लिए सारा जीवन वो बिताता है। और उसका नाम दूसरी क्या है? बैरल स्पॉन्ज, वो गोल बैरस। होता है और ऊंचा होता है और बहुत भारी, मतलब होता है। चौड़ाई चौड़ाई लंबाई 6 फुट 8 फुट। हम्म। अच्छा, उसकी अद्भुत बात क्या है। नंबर वन, वो उसका काम ही है सारी जिंदगी पानी की सफाई करे ताकि आसपास के जो जीव हैं, प्रजातियां हैं, वो स्वच्छ पानी में नहाए खाएं पिए जो भी है। ठीक है। दूसरा अद्भुत काम वो ये करता है कि वो खुद कुछ नहीं खाता। ऐसे जो है ना, जैसे जानवर वो आसपास की मछलियों को चबा जाएं, सोख जाएं और निगल जाएं, वेजिटेरियन है, सिर्फ पानी साफ करता है। और तीसरी अद्भुत बात यह है कि उसका जीवन काल लगभग 2000 साल जीता है। तो हमने कहा ये तो अद्भुत बात हुई। ऐसा भी कुछ है कि वो कुछ नहीं, खुद नहीं खाता है, औरों की भलाई के लिए जीता है, और उसका जीवन 2000 साल। हमने कहा ये हमने नई बात सीखी कल का दिन। आज देखें क्या सीखते हैं आप लोगों से। अभी तक हम जानते थे कि वो जो बड़ा वाला कछुआ होता है, बड़ा सा, वो लगभग 500 साल जीता है। और छोटे मोटे वैसे कछुए 150 200। समुद्र समुद्र में ऐसे कई जीव पाए जाते हैं जो बहुत ही यूजफुल हैं। मैंने कल देखा था कि समुद्र की 10,000 फीट नीचे हम्म। एक ऐसा जीव मछली पाई जाती है जो पूरा लाइटिंग करती है। ऐसी कई मछलियां हैं जो हाँ, लाइटिंग वो करती हैं। बिजली चमकती है। राइट राइट हाँ, राइट। चमकती हैं। तो मतलब ये कुदरत का एक अलग सा करिश्मा है कि जहाँ लाइट नहीं है, क्योंकि उतना नीचे लाइट नहीं, बस 5,000 फीट तक ही लाइट जा सकती है। देखिए, कुदरत में वो सारी संभावनाएं हैं जो हम केवल सोचते हैं और कर नहीं पाते। और बस अगर यही कुदरत बात। से जुड़े हैं तो कुदरत के हम्म। ये गुण मुझ में, हम में भी आने लगते हैं कि आप भी कुछ कर हम्म। सकते हैं जो हम्म। सामान्य लोग नहीं कर सकते। खैर, बिल्कुल। उम्मीद है और लोग जुड़ेंगे, वरना 6, 1 2 3 4 दिख रहे हैं। ईरा सिंह नहीं दिख रही हैं और विक्रम जी नहीं है, दिख लेकिन इरा 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 मैम जुड़ गई हैं। रहे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ। मतलब वीडियो उनका ऑफ है। हाँ, खैर, वीडियो। तो हम लोग फिलहाल शुरू करते हैं एक विषय पर। पहले कौन शुरू करेगा। सर आप स्टार्ट करिए। अच्छा, तो मैं एक पिछले दिनों कुछ अजीब सी बात हुई। शुरू में मुझे अजीब सा लगा कि बहुत से देश जिनकी शिक्षा प्रणाली ऊंचे स्तर की होती है, उनकी हाई स्कूल तक कोई परीक्षा नहीं होती है, ना कोई होमवर्क होता है। उनके बच्चे सबसे बुद्धिमान होते हैं दुनिया में। तो एग्जाम नहीं होता है, ये बहुत मशहूर है उन देशों के बारे में। 5 6 देश 8 देश ऐसे हैं जहां एग्जाम कभी होता नहीं, क्योंकि बच्चों की टेंशन आ जाती है, टेंशन में वो कुछ सीखते नहीं। लेकिन उनमें से एक देश ने अब एग्जाम शुरू कर दिया है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने कहा ये कैसे हो गया।
उन्होंने कहा अब उनके बच्चों की वो परीक्षा लेंगे, लेकिन वो परीक्षा बच्चों के लिए नहीं होगी, बच्चों को उसका रिजल्ट नहीं बताया जाएगा, वो टीचर्स के लिए होगा, वो कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं। हमने कहा वाह, क्या बात। अगर कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में कमजोर है, उसके उन्होंने अच्छा वो बताएंगे नहीं कि एग्जाम है तुम्हारा, कुछ प्रश्न दे देंगे, कुछ ये भरो, ये करो, वो करो, एग्जाम की तरह से, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो सिर्फ टीचर देखेगा, बच्चे नहीं देखेंगे। बच्चों को नहीं महसूस होगा कि हमने बहुत अच्छा किया या ठीक नहीं किया, वो टीचर अपने आप उसका मूल्यांकन करेगा कि हम कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं। एक बच्चा एक सब्जेक्ट नहीं समझ पा रहा, इसका मतलब मुझ में कुछ कमी है, तो वो उसको अच्छी तरह से पढ़ाना सीखे। तो शिक्षकों के विकास के लिए एग्जामिनेशन शुरू किया हमने, क्या बात है। बच्चों के लिए नहीं एग्जाम, टीचर कहेगा। इसीलिए पहले हम बहुत विद्वानों से सुने हैं, खुद भी थोड़ा बहुत समझ रहे थे, कि बच्चे फेल नहीं होते हैं, स्कूल और टीचर फेल होते हैं। अगर बच्चा फेल होता है इसका मतलब स्कूल फेल हुआ है, टीचर फेल हुआ है। तो हमने सोचा ये पॉइंट नंबर 2, शिक्षण प्रशिक्षण, उसमें एक बात तो आप सभी लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूं, थोड़ा कष्ट भी होता है कि शिक्षक अपने विकास के लिए उनके पास समय नहीं होता है, इतना व्यस्त होते हैं, या उनको व्यस्त रखा जाता है, या खुद भी व्यस्त बना लेते हैं अपने आप को, कि और कुछ कोई अच्छी सी किताब पढ़ें, कोई अच्छा सा डॉक्यूमेंट्री फिल्म देख के उसके बारे में जाने, ताकि वो बच्चों से भी साझा कर सकें कि देखो हमने ये डॉक्यूमेंट्री देखा है ना प्राचीन भारत के बारे में, वहां का वातावरण, वहां 10,000 1 लाख साल तक जीते थे लोग, ऐसा हमने सुना है, कई ग्रंथों में भी देखा है कि सतयुग में 1 लाख साल तक जीते थे, 100,000 ईयर्स। आज के समय के अनुसार उनके लिए समय कुछ और था, तो टाइम डिमेंशन अलग था उनका। उसके बाद त्रेता युग में 10,000 साल तक, आज के कैलेंडर के हिसाब से। द्वापर युग में 1,000 साल। अब जो है मैक्सिमम लगभग 100 साल जीते। हमारी आयु घट रही है क्योंकि हम हमेशा समय टाइम देखते रहते हैं। अभी क्या टाइम है, 10 मिनट हो गया, अब वहां के लिए देर हो गई, टेंशन में रहते हैं समय की वजह से। इसलिए हमारा समय जो है इस तरह गुजरता है कि अच्छा अब 5 साल हो गया ना, तो बहुत समय हो गया। तो ये भी काफी अद्भुत बात है, जो कि हमारे अपने जो काल कहते हैं, युग, उसमें था। तो वेलकम बैक विक्रम जी। मैं सर इधर ही हूँ। मैं आपकी बात सुन रहा था सर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपने बैरल स्पंज के बारे में सुन लिया ना, कल मैंने कुछ नया सीखा। जी। तो आपके कॉलीग्स डॉक्टर लक्ष्मी, डॉक्टर भावना, डॉक्टर अर्जुन, मैं उनका वेट कर रहा हूँ सर। मोस्टली कोई उनको बात ज्वाइन नहीं, करना कुछ चाहिए हो, तो। हाँ जुड़ जाएं तो बहुत ही अच्छा है। जी। तो खैर, तो ये विषय था शिक्षण परीक्षा के बारे में। मैंने बताया आपको कि कुछ देश जो कभी परीक्षा के बारे में सोचते नहीं थे, वो अपने टीचर्स के लिए परीक्षा करते हैं, बच्चों के रिजल्ट के लिए नहीं कि आप अच्छा अच्छा ग्रेड आ गया, आपका कम आ गया, आप पास हो गए, आप फेल हो गए, ऐसा नहीं। टीचर्स का अवलोकन होता है, मूल्यांकन होता है कि आप कैसा पढ़ा रहे हैं, और टीचर्स को ही वो रिजल्ट दिया जाता है कि देखो तुम्हारे बच्चे का स्कोर ये है, अब तुम डिसाइड करो कि उसको कैसे इंप्रूव करोगे। कोई सब्जेक्ट में बच्चे वीक होते हैं तो चिल्ड्रन डोंट स्टूडेंट डोंट फेल, स्कूल्स एंड टीचर्स फेल। ये बहुत पुरानी कोटेशन है, आपको याद दिला रहे हैं। तो उस पे तो बोल दिया। आप शिक्षण के बारे में आप लोग बोलिए अपना अनुभव,
क्योंकि मेरा तो अवलोकन है, मैंने देखा है इस ऑब्जर्वेशन कि मैं 100-150 स्कूलों में गया हूँ और बहुत से टीचर से मिला हूँ, उनकी कक्षाओं में भी गया हूँ कहीं कहीं। तो मैंने ये पाया है कि शिक्षक जो हैं अपने विकास के बारे में उनके पास सोचने का, समझने का, कुछ प्रयास करने का समय नहीं मिलता है। या तो ऊपर से इतना प्रेशर रहता है, ये बात मैं पहली बार बोल रहा हूँ दिल खोल के, मैंने इस देखा है खुद। रोज कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन आता जाता है, फिर कभी कोई इंस्पेक्टर आ जाता है, फिर कभी यहाँ पे जाओ, वो करो, इलेक्शन का वो पोलिंग ऑफिसर बन जाओ, फिर बहुत सी चीजें, मतलब बहुत बिखराव मैंने पाया है कि एकांत एकाग्र होकर टीचर्स कहें कि अच्छा हम कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, गणित पढ़ा रहे हैं, तो गणित के बारे में हम थोड़ा और गहराई से जान लें, ताकि गहरा ज्ञान आपको सरलता प्रदान करता है। अब कोई भी सब्जेक्ट अच्छी तरह गहराई से जानते हैं, आप उसको सिखाने में आपके अंदर सहजता आती है, आत्मविश्वास आता है कि देखो हम जो बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं, कोई टेंशन नहीं होती। वरना सब आपको भी देख देख के, किताब देख देख के सिखाना होता है। अच्छा, उस टेक्स्ट बुक में क्या है वो देख ले जरा, उसके बाद उसी तरह की चीजें बोलेंगे, उससे थोड़ा अलग बोले तो बच्चों के मार्क्स कम आएंगे। ये भी एक समस्या है। किसी बच्चे से पूछो क्लास के बाद कि देखो हमने ये सब्जेक्ट बोला है, क्या समझे, तो उसको एग्जैक्टली वही बताना पड़ेगा जो उसने सुना है या चैप्टर में देखा है। तो टीचर्स का विकास जो है, जहां अच्छी शिक्षा प्रणाली होती है, ये सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है पूरे स्कूल सिस्टम का। वहां पे टीचर्स को समय दिया जाता है कि आप साल में 2 बार 3 बार आपकी 1 हफ्ते की छुट्टी है, आप इसमें अपने विषय के बारे में, उस विषय से जुड़े हुए अन्य विषयों के बारे में कुछ जाने, सीखें, समझें, ताकि उसको और अच्छी तरह से बच्चों को समझा सके। और जिसको जरूरत होती है कि इसको कोई खास एक्सपर्ट या ऐसे एकेडमिक इंटेलेक्चुअल ग्रुप से उनकी मीटिंग करा दें कि ये बड़े 3 बड़े स्कॉलर आए हैं, इस सब्जेक्ट में जो भी टीचर आना चाहें वो बैठ के 2 घंटे उनके साथ समय बिताएं, कुछ सवाल पूछें, कुछ सीखें, समझें। तो इस तरह का जो सिस्टम है उस पे हम लोग नहीं ध्यान दे पाए हैं, और टीचर्स के पास समय ना हो कुछ और करने का या सीखने का, ये हम गारंटी कर देते हैं। उनकी जिम्मेदारियां बढ़ा देते हैं, उनके असाइनमेंट बढ़ा देते हैं, और असाइनमेंट्स हर हफ्ते रोज रोज बदलते रहते हैं। अच्छा आज आप ये करेंगे, अरे बाबा कैसे करेंगे? या तो आप एक स्कूल का कैलेंडर होना चाहिए, जो मैंने नहीं देखा है अभी तक, हो सकता है हो, कि इस दिन ये दिवस है, वो दिवस है, वृक्षारोपण है, वगैरह वगैरह। वो अचानक सुबह जो है मैसेज आ जाएगा कि आज आप जाके एक वृक्ष लगाइएगा। अच्छा, वृक्ष की तैयारी कहाँ से वृक्ष लेके आए, वहां से मंगाना पड़ता है, फिर कहते हैं आज यहाँ पे ये दिवस है तो उनकी फोटो लेके माला चढ़ाइए। अब उनकी फोटो नहीं है स्कूल में, तो जल्दी से जाके बनवाओ, उसको फ्रेम में लगाओ, फिर फूल माला ले आओ, फिर उसकी फोटो लेके अपने सुपरवाइजर को भेजो। तो इस तरह के जो छोटे छोटे तनाव हैं, माफ कीजिएगा मैंने थोड़ा इसको स्पष्टता से बोल दिया है आज, बोलना चाहता था लेकिन थोड़ी झिझक होती थी। आज मैंने कहा कि विक्रम जी हैं, उनको साथ देंगे शायद हमारा। देखिए प्रिया जी ये बात सुन के ही गायब हो गई। कोई बात नहीं, नहीं मेरा सर, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। ये तनाव ही है कि जब हम बच्चों को पढ़ाने जाते हैं तो हमारा माइंड एकदम पूरा फिक्स रहता है कि हम उस दौरान बस बच्चों के साथ रहें, बच्चे और हम। लेकिन जो ये विभागीय आदेश आते रहते हैं, ये हम लोग को एकदम माइंड हम लोग का डाइवर्ट कर लेते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। और हर दिन एक फीलिंग आती है कि आज चलो कुछ ऐसा करेंगे, लेकिन उस तरीके से ना हो कि कुछ और हो जाता है। क्योंकि ये जो डिस्टरबेंस है, जो विभागीय आदेश वाला है, जो आपने फोटो वाली बात कही, ये तो एकदम सच कही। क्योंकि
अक्सर फोटो नहीं होती है कुछ चीजों की, तुरंत अटेंडम में बनवाई जाती है, लगाना है, सारे टीचर की फोटो आनी चाहिए, अच्छे से चप्पल नहीं पहने रहना चाहिए, मतलब एकदम पूरा अच्छे से एकदम फोटो खींच के भेज दो। मतलब भले उनके प्रति उनके विचारों को जानो न जानो, उनके प्रति श्रद्धा है नहीं है क्या है उससे किसकी फोटो है, उसकी बायोग्राफी बताइए, वो ज्यादा। वही बात है। और ये होता अगर केवल, जैसे ये भी आता है उसमें कि बच्चों को वो सब उससे संबंधित निबंध प्रतियोगिता या ये सब पूरा करवाया जाए, ये एक्टिविटी आता है, बट इसके लिए एक पूर्व तैयारी होनी चाहिए कि ठीक है इसके लिए आप लोग ऐसा करिए और जिसका अच्छा रहेगा उस बच्चे को पुरस्कृत किया जाएगा, इस तरह का ठीक है। लेकिन ये फोटो लगा के, माला लगा के, नहीं सजा नहीं, के, ये एक सब एक इसीलिए आप लोगों को मेरे ख्याल से सुझाव देना चाहिए कि एक कैलेंडर बनाइए, साल में इस दिन ये होगा, इस दिन, ताकि पहले से उसकी तैयारी की जा सके और उसमें कोई टेंशन ना हो। और अंत समय में तत्काल करना होता है, उसमें टाइम ज्यादा लगता है, टेंशन ज्यादा होती है ना। तो हम्म और शिक्षक प्रशिक्षण के बारे में भी ध्यान देना चाहिए कि थोड़ा फ्री टाइम कोई रिजोर्ट में जाके थोड़ा पिकनिक करें, उसके बारे में समझें कि ये जगह कैसी है। तो जहाँ पे कुछ जगह पे बच्चों को भी ले जाएं, तो इस तरह की आउटिंग, प्रकृति के साथ जुड़ना, घास पे नंगे पांव चलना, पेड़ के पीछे टेक कर बैठना, थोड़ी देर महसूस करना, अवलोकन करना, ऑब्जर्वेशन करना, साक्षात्कार करना, इससे जो है गहरा ज्ञान आता है। और हमेशा मतलब कमरे में रहना, और कमरे में भी कोई अच्छी सी तस्वीरें नहीं होती हैं ये भी मैंने पाया है स्कूलों में। कुछ विज्ञान से जुड़े हुए कुछ पोस्टर, जैसे मैंने एक स्कूल में लगाया था करीब 100 पोस्टर, वैदिक साइंस, एस्ट्रोनॉमी, मेटलर्जी, उसके बारे में, ताकि बच्चों को पढ़ाया ना भी जाए, फिर वो देख लेते हैं अच्छा ऐसा भी होता था, या भूगोल के बारे में। तो ऐसा होता है, ये जो विषय वस्तु से संबंधित पोस्टर हैं, ये क्लास वाइज अलग अलग क्लास में लगे रहते हैं और शिक्षक उसे टीएलएम के रूप में यूज भी करते हैं। ये जैसे अब ये चीज आ गई है शिक्षा व्यवस्था में। अब आ गई होगी। हाँ, उसका प्रयोग हम लोग करते हैं। पिछले 3-4 साल से जब मैं गया हूँ स्कूलों में, बहुत कम स्कूलों में इस तरह के पोस्टर मुझे दिखाई पड़े हैं। और जहां दिखाई पड़े हैं, जैसे निपुण भारत, ऐसा कोई एक पोस्टर था, तो मैंने हम्म किसी से पूछा कि निपुणता क्या, निपुण होना क्या होता है, हम्म तो वो बताना मुश्किल पड़ गया। ये जो एक्सपर्ट है, निपुण है, तो हमने ये बताने की कोशिश की, निपुणता जो है आप किस तरह से कुछ काम करते हैं, क्या करना है, इसमें निपुणता की जरूरत नहीं होती है, इसमें बुद्धि की जरूरत होती है। व्हेन यू मेक ए चॉइस कि हमारे पास 3-4 ऑप्शन हैं, उनमें क्या करें, आप बुद्धि का इस्तेमाल करें, और भी तरह तरह के मनोविज्ञान है उसका इस्तेमाल करें, उसमें निपुणता की बात नहीं, कौन काम करना ज्यादा निपुण है, नहीं, आप अपनी स्ट्रेटेजी, डिसीजन मेकिंग में बुद्धि लगाएं, उसके बाद उसको कैसे करना है, पहले ये करना है, उसके बाद ये करना है, इसके बाद इसका नोट लिखना है, उसके बाद ये तैयारी करनी है, उसको आप उसको निपुणता कहते हैं। लेकिन शायद निपुण का अर्थ कुछ और है, तो वो भी सही है। मतलब हमारे पास ऐसा कोई वो नियम और अधिकार तो है नहीं कि हम किसी को कह सकें, सुझाव ही दे सकते हैं। तो चलिए, मेरे ख्याल से 1-2 विषय और हैं। हाँ आध्यात्मिक, बच्चों का आध्यात्मिक विकास, तो हम्म प्रिया जी ने आपने ऑफर किया था, इसके बारे में आप कुछ बताएं कि ये कितना आवश्यक है और कैसे किया जा सकता है। हाँ, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चों का आध्यात्मिक विकास, आज का जो हमारा समय चल रहा है, ये एक पूरा कंप्यूटर और
मोबाइल बेस्ड है। ये जो समय है, यहाँ तक कि जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर के माँ-बाप उसे मोबाइल पे पूरी तरह से डिपेंड कर देते हैं। बच्चे को खाना खिलाना है, मोबाइल से खाना खा रहा है, देख रहा है, तो उसे क्या खा रहा है, क्या अनुभव कर रहा है खा के, वो उससे कोई मतलब नहीं है। बट वो शांति से खा ले रहा है, माँ से सिर्फ इतना मतलब रहता है, क्योंकि वो भी बिजी है अपने मोबाइल में या अपने कामों में, और बच्चे को भी बिजी रखना। ठीक, यहाँ से एक पतन शुरू होता है बच्चे के माइंड का, क्योंकि आजकल जितनी तरह से मोबाइल में गेमिंग है, जितने प्रकार की चीजें हैं, कि बच्चे के जो माइंड का जो वास्तविक विकास है, जो वास्तविक उन्नति है, जैसे बच्चा जो अपने अनुभवों से सीखता है, जैसे माँ बाप के साथ रह के, दादा दादी से बात करके, और कुछ गेम करके, कुछ अच्छे अच्छे गेम खेलकर, तो वो एकदम गायब सा हो गया है। बस बच्चे के पास मोबाइल का इतना क्रेज है कि मुझे नहीं लगता कि किसी के घर में ऐसे बच्चे होंगे जिन माँ बाप को छिपा के मोबाइल उनसे न रखनी पड़ती हो। पहला तो ये है, छोटे से लेके बड़े तक, ये आध्यात्मिक पतन का सबसे बड़ा कारण है। और दूसरी बात ये है, अगर हम विद्यालयों में बच्चों का आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, तो सबसे पहले हम बच्चे की दिनचर्या सुधारें, क्योंकि बच्चे की दिनचर्या ही नहीं सही है तो आध्यात्मिक विकास तो बहुत बड़ा सा शब्द है, बहुत बड़ी सी चीज है। आध्यात्मिक विकास तो एक अलग चीज है जब बच्चे की दिनचर्या सुधरती है। लाइक हम अगर एक टीचर हैं, तो हम बच्चे को अगर अपनी कक्षा में है, या हम प्रेयर में है, असेंबली में है, प्रेयर असेंबली में है, तो हम बच्चे को प्रतिदिन ये सीख दे सकते हैं। और बच्चे बहुत एक्साइटेड रहते हैं इन सब चीजों के लिए, क्योंकि वो गुरु को ही एक तरह से, उनकी बातों को ही सही मानते हैं अपने माँ बाप की अपेक्षा। तो ये सिखा सकते हैं कि बच्चे, पहले तो तुम लोग ऐसा करो कि सुबह 4 बजने की आदत डाल लो। पहले उनकी दिनचर्या में सुबह सूर्य उदय के पहले उठना है। फिर उसके बाद सूर्य में आप जल अर्पित करिए, क्योंकि उसका भी एक आध्यात्मिक कारण है। जब हम लोटे से सूर्य को जल देते हैं, तो उसका भी जो उसकी किरणें निकलती है, एज अ वैज्ञानिक तरीके से भी वो हमारे लिए बहुत ही ऊर्जावान होती है, और इसे देके बच्चा दिन भर ऊर्जा शक्ति महसूस करेगा। फिर सुबह उठो, फिर सुबह उठने के बाद 1 गिलास पानी पियो। पानी पीने के बाद फिर उसके बाद एक आसन है, वज्रासन है, उसमें बैठिए। उसके बाद 1 गिलास पानी पीजिए। छोटी-छोटी बातें, सूक्ष्म बातें, लेकिन ये छोटी बातें जो सुबह का 1-2 घंटा है, अगर बच्चे ने अपना मेंटेन कर लिया, तो हम फिर आते हैं आध्यात्मिक में उन्नति की ओर। तो फिर जब बच्चे को ऐसे पानी पीने का तरीका हम सिखाते हैं, फिर आप क्या करिए कि फ्रेश होइए। फ्रेश होने के बाद देन फिर आप कुछ गुरुओं के नाम अपने हाथ में हाथ जोड़ कर लीजिए, ईश्वर का नाम लीजिए, जिस ईश्वर को मान रहे हैं। और फिर आप थोड़ा देर नहाने के बाद, फ्रेश होने के बाद थोड़ा देर आप व्यायाम करिए। कोई भी सूक्ष्म व्यायाम, जैसे कि 5-10 मिनट आप कर सकते हैं, और बच्चों को सिखाइए कि कौन सा व्यायाम उनके लिए सही है। और उसके बाद आप आधे घंटे बैठ करके अध्ययन करिए, पढ़िए, क्योंकि ये विद्यार्थी जीवन है। इस समय उनके लिए पढ़ाई ही सबसे महत्वपूर्ण अध्यात्म है या विषय है, उसको पढ़िए। उसके बाद आप अच्छे से कुछ नाश्ता करिए, और उसके बाद अच्छे से मैनेजिंग वे में अपने विद्यालय जाइए। अगर इतनी बातें हम बच्चों को हाँ, फॉलो बिल्कुल सही है। हाँ, तो बच्चे का जो ऊर्जावान शरीर होगा, जो बच्चा सीखेगा, वो दिन भर उसके अंदर कुछ सीखने की नई प्रेरणा जागेगी, और वो दिन भर एनर्जेटिक रहेगा। और फिर आती है, तो इस ढंग से जब बच्चा अपनी दिनचर्या को फॉलो करने लगेगा, तो आध्यात्मिक उन्नति में कोई भी चीज बाधा नहीं आएगी, और बच्चा उस चीज को फॉलो करेगा कि ईश्वर की आराधना क्यों करनी चाहिए, ईश्वर हमें कैसे शक्ति देते हैं, हमें कौन सा गीता पढ़ना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन क्यों आवश्यक है। तो ये सब छोटी-छोटी बातें हम कक्षा स्तर पे, छोटे-छोटे स्तर पे सिखा सकते हैं। ये नहीं कि बच्चों को हम ब्रॉड रूप से, पहले उनकी दिनचर्या, बच्चे क्या करते हैं, रात को मोबाइल माँ बाप की चोरी से देख रहे हैं, रात को 1 बजे सो रहे हैं। माँ बाप, बिल्कुल हाँ, सही। 7 बजे या 8 बजे स्कूल है, अगर 8 बजे का, तो माँ बाप मार मार के जगा रहे हैं कि अरे स्कूल का टाइम हो गया, मैडम जी का फोन आ रहा है, या मैडम जी डांटेंगे, उठो उठो उठो। तो बच्चा आंख मीचते हुए उठ रहा है, और किसी तरह मुंह पे पानी डाल रहा है या नहीं डाल रहा है, और उसी तरह विद्यालय चला आ रहा है। बिल्कुल सही बताया। 1-2 बात मैं इसमें जोड़ दूं, 1-2 पॉइंट।
वो हाँ, ये कि दिनचर्या बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कैसे खाते हैं, कैसे आराम करते हैं, समय थोड़ा विश्राम करते हैं, आंख बंद करते हैं, कब खेलने का समय है, ये सब बिल्कुल सही है। इसमें एक दो बातें और मैं जोड़ दूं, जी। तो ये कि अ, आध्यात्म होता क्या है। अध्यात्म के दो तीन आयाम हैं। एक तो कि आप बाहरी जगत से अंतर जगत की यात्रा है, कि आप सारा दिन सिर्फ बाहर इधर इंद्रियों के माध्यम से आप जो सीख रहे हैं, तो इंद्रियां, शरीर और दृश्य, ये है सबसे महत्वपूर्ण। और उस दृश्य के बारे में बाद में विचार करना, विवेक करना कि अच्छा वो हमने आज जो देखा था वो क्या था, क्या बुद्धि। वृक्ष जीवित होते हैं, इस तरह के प्रश्न पूछना। हम वृक्षों से किस तरह जुड़े हैं, इस तरह के प्रश्न पूछना, समझना। तो एक वो हो गया कि बाहरी जगत से अंतर जगत, और स्थूल से सूक्ष्म, कि जो चीजें हमें दिख रही हैं, हम छू पा रहे हैं, उसके अलावा भी एक और उससे बड़ा जगत है जिसको हम देख नहीं रहे लेकिन वो है। वो क्या है? वो अपने आप से शुरू होता है। जैसे हम अभी फिजिकल बॉडी पर आधारित हैं, हम चल रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, लेकिन उसके अलावा हम सांस भी ले रहे हैं। वो थोड़ा सूक्ष्म है। सांस ले रहे हैं, हमको हमको लग भी नहीं रहा है कि हम सांस ले रहे हैं, अपने आप चल रही है। लेकिन सांस हम किस तरह से ले रहे हैं, थोड़ी मध्यम और गहरी सांस लें तो हमारा स्वास्थ्य और सुधरता है और हमारी आयु बढ़ती है। ये वो खरगोश और कछुए की कहानी में भी है। और शरीर, श्वास और मन तक पहुंच गए, ठीक है। उसके बाद के स्तर और भी ज्यादा सूक्ष्म होते हैं। वो है बुद्धि और भावना, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल, कि हमको क्या अच्छा लगता है, हमको ये अच्छा लगता है तो क्यों अच्छा लगता है, ये सुंदर है तो क्यों सुंदर है। तो इमोशनल और इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस को भी शामिल करना चाहिए कि हम किसी चीज के बारे में उसका अवलोकन कर सकें। और उसके भी कई तरीके हैं मनोविज्ञान में। और भावनाओं का क्या असर होता है हम पर, बिना हमारे हमको जाने हुए, अज्ञात रूप से, कि हम जो है एक चीज देखते हैं तो उसको देखते रह जाते हैं, दूसरी चीज देखते हैं तो हम दूसरी तरफ हो जाते हैं। एक व्यक्ति है किसी ग्रुप में, किसी व्यक्ति के प्रति हम आकर्षित होते हैं, उससे दूसरा उससे दूर भागते हैं। तो इस तरह की जो इमोशनल, कोई चीज हम खरीदने जाते हैं तो कभी कभी कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, वो महंगी है ना, इसका मतलब अच्छी होगी। वही चीज अगर दूसरे दुकान में आधे दाम पे मिल रही है, नहीं वो तो सस्ती चीज है, तो महंगा है तो अच्छा है, सस्ता है तो अच्छा नहीं है। तो इस तरह का जो है भ्रमित विवेक जो हमारे अंदर आ जाता है, उसके बारे में आत्मज्ञान। अच्छा, आत्मज्ञान का एक आखिरी बात और बता दूं, है तो बहुत कुछ, कि इसके लिए हमने जो पहले सोचा कि इसको अपने प्रज्ञालय कॉन्सेप्ट में कैसे जोड़ें, तो मैंने कहा ये प्रश्नों के माध्यम से हो सकता है। आप जानते हैं कि ये 50 प्रश्न हैं स्व जागरूकता के प्रति, जिससे कि आप सप्ताह में एक प्रश्न में 2-3 मिनट लगाएं, बच्चों को उससे जवाब न मांगे, इसके बारे में सोचो कैसा लगता है तुमको। तुमको खुशी होती है, दुख होता है, तो उसमें क्या अंतर है, कौन सी चीज तुम्हें खुश करती है। कोई बच्चे हमको आइसक्रीम खाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो हमारे हमारे तो हम तो बहुत ही लकी थे, हमारे बहुत से गुरु हुए हैं। उनमें से एक ने मुझे कहानी बताई थी कि वो जो गर्मियों में आता है ना, घंटी बजते हुए कोई मिनी ट्रक, पिकअप ट्रक जैसे, उस आइसक्रीम होता है उसमें, तो बच्चे घर से पैसा लेके लाइन लगा के, तो वो देख रहे थे। तो एक बच्चा जो है वो जैसे ही आइसक्रीम में उसको हाथ में आया, वो कोन वाला, उसने ऐसे लिया मुंह में, आह। तो उन्होंने उससे पूछा था क्या तुमको अच्छा लगा आइसक्रीम। कहे आइसक्रीम का पहला जो मैंने वो ऐसे लिया मुंह में, तो
मेरे मन में और कोई विचार नहीं था, ये उसने कहा। मेरा मन खाली हो गया। उसके बाद मैंने उसका आनंद लिया। इसका मतलब जब मन भरा होता है तो कुछ भी आ जाए, जैसे वो आप बिल्कुल, कह रहे हो बिल्कुल। मोबाइल देख रहा है, वो ना खाना जाना है कि खाने क्या खा रहा है, उसको ये भी हुँ, नहीं पता कि अब पेट भर गया है, अब रुक जाओ, है ना। हुँ, वो खाना अच्छा, वो कहे कि इतनी देर से खा रहे हो, घर में कहते हैं हाँ हाँ हम लगता है हम खा चुके हैं, उठ गए। वो खाना पौष्टिक उनके लिए पौष्टिक पौष्टिक पदार्थ नहीं हुआ, एक तरह से जहर हुआ। उसी तरह से बीमारियां होती हैं कि आप क्या खा रहे हैं, उसका स्वाद क्या है, उसका रंग क्या है, ये सब नहीं पहचान पाते। तो उन 50 प्रश्नों का आप लोग उपयोग करिए, और अगर हफ्ते में एक बार भी करें तो 2 साल तक चलेगा, वो बार बार रिपीट होगा, क्योंकि प्रश्न नहीं बदलते। ऐसी स्थिति में उत्तर बदल सकते हैं, प्रश्न नहीं बदलते। चलिए मैंने सोचा ये 2 बिंदु और उसमें। सर मुझे ये लगता है कि बच्चे जो हैं शुरुआत में जो हमारे क्लास 1 से लेके 8 तक के बच्चे हैं, हम्म, उनके लिए विशेष रूप से आवश्यक है उनकी दिनचर्या, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये बहुत देर में सोते हैं, बहुत देर में उठते हैं और इससे पूरा दिन उनका एकदम बेकार सा चला जाता है। हाँ अगर वो एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो कर ले कि उन्हें इतने बजे ही उठ के इस ढंग से दिनचर्या करनी है, अपने हाँ गुरु हाँ, को, अपने बिल्कुल माता-पिता को बिल्कुल प्रणाम करना है, क्योंकि पहले के जो हमारे ये भगवान कृष्ण हैं, भगवान राम हैं, जब ये लोग आश्रम में अध्ययन करते थे, राजाओं के पुत्र आश्रम में अध्ययन करते थे, तो उनकी दिनचर्या पे ही विशेष शुरुआत में बल दिया जाता था कि कौन बच्चा सुबह उठा, अपने नियम नित्य क्रिया को अच्छे से पूरा एकदम हर एक काम किया। नहीं, वो जो हाँ, गुरुकुल हुआ करते थे वो तो प्रणाली ही बर्बाद कर दी। वही बात है। तो इसलिए हमें विशेष रूप से इस समय फ़ोकस करना चाहिए। अगर वो हम हाँ करेंगे तो जो आपने कहा कि जो आगे का प्रोसेस है वो फिर फ़ॉलो आराम से हो जाएगा। बच्चे हाँ, बिल्कुल इंटरेस्टेड बिल्कुल रहेगा उस बिल्कुल चीज़ को फ़ॉलो बिल्कुल करने में बिल्कुल कि बिल्कुल। हाँ, अब हम अपने बारे में सोचें। हाँ तो रजनीश जी आप बता दीजिएगा, 5-7 मिनट और है मेरे ख्याल से, 5-6 मिनट है ना। 4 मिनट 3 और। मिनट 4 ही मिनट। 4 मिनट। विक्रम सर कुछ बोले? ओह इरा अच्छा, मैम एक एक विषय छूट गया, मैं 2 शब्द कह दूं उस पे इरा मैम विक्रम कि जिंदगी की सबसे अच्छी किताब कौन होती है, जो क्या होती है, जिसको सबको पढ़ना चाहिए। तो मैंने ये पाया है और मैंने बहुत विद्वानों से भी सीखा है कि जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक होती है आप खुद। आप बिल्कुल, खुद को बिल्कुल, ये तो पढ़ें। राइट बिल्कुल। हाँ, तो अध्यात्म का ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण अंश है। आप खुद को जी, पढ़ें। अच्छा, बच्चों को कैसे आप समझाएं कि बच्चे ये देखो आप खुद को पढ़ें, तो वो कहेगा मजाक कर रहे हैं। तो उसको उदाहरण के साथ बताएं, देखो तुमने ये चैप्टर ये पढ़ा, तो अपनी आंखों द्वारा पढ़ा, कुछ बोला नहीं, कुछ सुना नहीं, ठीक है। लेकिन वो चीजें पढ़ाई में जरूरी होती हैं जिसमें आपकी अधिकतम इंद्रियां शामिल हों। ये मैं कॉलेज और सब जगह पढ़ाने के बाद यूनिवर्सिटी में बच्चों को पिछले 10 10 साल से बच्चों की क्लास कर रहा हूं। तो बच्चे भूल जाते हैं, क्यों? समझ में नहीं आता है, क्यों? क्योंकि सिर्फ आंख का इस्तेमाल करते हैं। इसको पढ़ लो, अच्छा पढ़ तो लिया, अब समझ में नहीं आया तो क्या करें? तो उसे कहो कि पढ़ लिया, तो उसके जो मुख्य बिंदु तुमको लगे कि ये इसमें 2-3 बातें थी, उसको लिखो। वो आपने लिखा भी, हाथ का भी इस्तेमाल किया, स्पर्श भी किया, कलम और कागज का। उसके बाद लिखा जो है ना, उसको नोट बंद करके बोलो। तो आपने पढ़ा, लिखा, बोला। उसके बाद अगर क्लास में कुछ प्रेजेंटेशन देना है तो शीशे के सामने खड़े होके बोलो, ताकि आप देखो भी खुद को बोलते हुए। उस समय बहुत सी गलतियां, अच्छा ये हम ठीक से नहीं समझा पाए, इसको जरा फिर से देख लेते हैं, ये कर लेते हैं। तो इस तरह के बच्चे जो पढ़ना लिखना बोलना समझना, ये सारी क्रियाएं एक साथ होती हैं, तब जो है वो बच्चे कभी, कोई बात बच्चे भूल क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आया। समझ लेते हैं तो नहीं भूलते।
और समझने का ये एक तरीका प्रोसेस, आप ये एक्सपेरिमेंट करें, देखें कि क्या फर्क पड़ता है। कि पढ़ें, जोर से पढ़ें, उसके मुख्य बिंदु को लिखें, उसके बारे में उसको रिपीट करें जुबानी। और अगर क्लास में कुछ प्रेजेंटेशन देना है तो शीशे के सामने खड़े होकर बोलें, अपने आप को देखें भी बोलते हुए, है ना। तो इसमें अगर ये सिस्टम आप इस पे एक्सपेरिमेंट करें, आपको लगेगा कि अच्छा, ये तो फिर बच्चे कभी भूल नहीं पाएंगे इसको।